8 जून तारीख याद रखिएगा। और इस अहम तारीख को बहुत बड़ा फैसला कराची के हवाले से क्या हो सकता है और इस फैसले में एमक्यूएम लंदन का क्या हिस्सा होगा, आजकल ये बहस जगह जगह जो जारी है उसकी वजह क्या है, सबकी नजरें 8 तारीख पर क्यों अटकी हुई है। 8 जून, क्योंकि बड़ी तब्दीली खामोशी से नहीं आती। क्या जरदारी साहब लेट चुके और अब 28वीं तरमीम नहीं आ रही है। 5 जून का ऐलान हो चुका बजट का। ये कहा जा रहा था कि 5 जून से पहले हर सूरत के अंदर एक नई तरमीम आएगी और उस तरमीम में जो चीज सबसे ज्यादा बहस में थी कि कराची सूबा बनेगा या वफाक के जेर निगरानी जाएगा, वो उसमें शामिल होगा। मगर अब हुआ क्या है, कहानी में नया टर्न और कई शिकार होंगे। आफाक अहमद पर पाबंदी का मामला क्या है, एक ऐसी बात कि उन्हें एनओसी क्यों नहीं दी जाती है और उस एनओसी के पीछे क्या मामलात हो रहे हैं। कराची के लिए अगर कराची में तमाम सियासी जमातों को आजादी है तो फिर एमक्यूएम के 2 धड़ों को क्यों इजाजत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल आपके सामने रखने वाला हूं और इस हवाले से एक नई पेशरफ्त हुई है। असल में वही खबर आपको दूंगा। सियासत सामने नहीं खेली जाती, असल सियासत हमेशा पीछे होती है। कौन वजीर आजम बनने वाला था और शहबाज शरीफ की लॉटरी किस तरीके से लग गई, किसने ऐन मौके पर वजीर आजम बनने से इनकार कर दिया और उस इनकार की सबसे बड़ी वजह क्या थी, ये आपके सामने रखूंगा। और ताकत खामोश रहकर फैसला कर लेती है। जुल्म और ज्यादती की मौजूदा हुकूमत ने यह वक्त भी देखा है कि कराची के एक अस्पताल में एक माँ वॉशरूम के अंदर अपने बच्चे को जन्म देती है, मगर यहां पर कहा जाता है कि हमने सेहत के मामले में दुनिया भर को हैरत ज़दा कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यह दावा और कराची के किस जगह पर वॉशरूम में बच्चे की पैदाइश हुई है, ये सवाल का जवाब भी मैं आपको देने वाला हूं। ये है वो पेशेंट जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है। मामला तय पाए गए, जंग व जदल का खात्मा हो गया, आबनाए हुर्मस खुल गया, तेल की कीमत आलमी मार्केट में कम हो गई, मगर पाकिस्तानियों को अगर मिलेगा तो क्या मिलेगा और कैसे मिलेगा, ये सवाल भी तो बताना है आपको। बड़ी तब्दीली के इशारे छोटे नहीं हैं। आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही बड़ी और तहलका खेज खबर। ये बातें जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही है और उसमें कितनी सच्चाई है कि 8 तारीख को एमक्यूएम लंदन के हवाले से बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। और उससे बढ़कर ये कि क्या वाकई में निहाल हाशमी को हटाया जा रहा है और उसकी जगह पर एमक्यूएम का गवर्नर एक बार फिर आने वाला है। और फिर उसके बाद इस वक्त जो निहाल हाशमी है वो एमक्यूएम की जड़ों में कैसे पानी डाल रहे हैं, ये सवाल का जवाब भी मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन उसके साथ साथ ही मैं आपको कुछ बड़ी ही तहलका खेज खबरें आज के प्रोग्राम में दूंगा, मगर शर्त यह कि डरना नहीं है, झिझकना नहीं है, घबराना नहीं है और हर सूरत में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। कोई लापता नहीं करेगा, नहीं करेगा। वक्त बदल रहा है, ये 2026 है, 2016 नहीं। क्योंकि बड़ी तब्दीली खामोशी से नहीं आती। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। कल हमने आपको एक बहुत बड़ी और तहलका खेज खबर दी थी और हमने आपसे ये बात वाज़े तौर पर कही थी कि सदर आसिफ अली जरदारी ने जिस तरीके से नौशेरो फिरोज के अंदर खिताब किया और इस खिताब को जिस तरीके से चलवाया गया, खुद प्रेसिडेंट के ऑफिशियल ट्विटर और फेसबुक के पेजेस से चलवाया गया और इसमें यह पैगाम दिया गया कि हम हर सूरत में एस्टैब्लिशमेंट के साथ हैं और हम एस्टैब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट के भी हाथ मजबूत करेंगे, अपने भी हाथ मजबूत करेंगे। ये खबर न सिर्फ पाकिस्तान भर के तमाम अखबारात में सुर्खियों के तौर पर छपी आज के दिन, बल्कि ये कहा गया कि तमाम के तमाम वीलॉगर्स ने हमारे शो के बाद इस पर शो करना शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि जरदारी क्या लेट चुके, किसी ने कहा कि जरदारी ने बहुत अच्छा कार्ड खेला है, किसी ने कहा कि बहुत अच्छा मामला हुआ है। लेकिन मैंने आपको अपने प्रोग्राम के अंदर ये बात वाज़े तौर पर कही थी कि इस बात से ये बात वाज़े हो जाती है कि अब 28वीं तरमीम नहीं आ रही है।
यानी कि कराची वालों का वो ख्वाब कि कराची को वफाक के हवाले किया जाएगा, जुनूबी पंजाब वालों का ये कहना कि जनाब अब जुनूबी पंजाब सूबा बनेगा, ये तमाम की तमाम बातें अब रद्दी की टोकरी में चली गई। आसिफ अली जरदारी ने वाज़ेह तौर पर यह बयान देकर यह पैगाम दे दिया कि मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं, तैयार हूं, तैयार हूं, मुझे अपने पास कबूल फरमाइए और कबूल फरमाइए। उनकी इस कबूलियत के बाद ये बात वाज़ेह तौर पर सामने आ गई कि जनाब किसी भी सूरत के अंदर अब 28वीं तरमीम नहीं आ रही, और खास तौर पर 28वीं तरमीम का वो मरहला कि जिसमें बात कही जा रही थी कि कराची और फिर जुनूबी पंजाब के हवाले से नई तश्कीलें नौ की जाए। ये बात कोई जमीन और आसमान वाली नहीं है, ये बातें मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि इस वक्त जितनी भी सियासी जमातें हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची को वफाक के हवाले या सूबे की तश्कील की मुखालफत करती है। तहरीक इंसाफ सिंध असेंबली के अंदर खड़े होकर ये बात कह चुकी है कि हमें कराची को ना वफाक के हवाले करना है, ना ही इसे अलग सूबा बनाना है। जमात इस्लामी इस बारे में सिंध असेंबली के अंदर वाज़ेह तौर पर कह चुकी कि जनाब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं और साथ है। उनके एमपीए ने खड़े होकर तकरीर कर ये कहा था। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर जो मुख्तदरा हलकों की तरफ से दबाव की बात कही जा रही थी वो भी अब बात खत्म होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 5 जून को ऐलान हो चुका कि 5 जून को कौमी असेंबली का बजट सेशन होगा, यानी उसके अंदर बजट को पेश किया जाएगा। कोई महीने भर इसके हवाले से डिबेट चलेगी और जून के अवाखिर में इस बजट को पास कर दिया जाएगा। सेनेट का इजलास इसी हवाले से पेश किया जा रहा है और अब यह वाज़ेह तौर पर सामने आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तमाम बातें तस्लीम कर ली हैं जो उनसे कही गई होगी 28वीं तरमीम के अलावा। मैंने आपको बहुत वाज़ेह तौर पर यह बात अपने पिछले प्रोग्रामों के अंदर बताई थी कि याद रखिएगा कि 28वीं तरमीम के अंदर इस वक्त इन मामलात को ज़ेर बहस नहीं लाया जा रहा कि कराची को वफाक के हवाले किया जाए या फिर कराची को सूबा बनाया जाए। और मैंने आपसे कहा था कि इसके पसे पर्दा कुछ और मामलात और कुछ और डील्स हैं जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार हो चुकी है और मेरे कहने के मुताबिक वैसे ही हुआ। मेरी खबर 100% दुरुस्त थी और अब आपने वो बात देख ली होगी। यकीनी तौर पर कराची के शहरी और जुनूबी सिंध के तमाम शहरी इस हवाले से परेशान होंगे कि जनाब उन्हें एक बार फिर ख्वाब दिखाया गया और उसकी तकमील नहीं हो सकी, मगर ख्वाब वही होता है जो हम खुद से देखते हैं, नजरिया वही होता है जिसे हम कबूल करते हैं। जहां नाम नहीं होते सिर्फ मफाद होते हैं और ताकत खामोश रहकर फैसला कर लेती है। कराची शहर और जुनूबी सिंध सूबे की जुनूबी सिंध की अगर बात की जाए, हैदराबाद तक, ठट्ठा तक और इन सब की अगर बात की जाए तो ये आबादी कुल मिलाकर 4.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी होती है और 4.5 करोड़ की आबादी में अगर सिर्फ 1% यानी कि कुल 4.5 लाख लोग भी अगर खड़े होकर एक बार आवाज दे दें तो न सिर्फ सिंध हुकूमत हिल सकती है बल्कि वफाक भी इस बारे में मजबूर हो सकता है, मगर उसके लिए जरूरी है कि आपकी चाह हो, आपका नजरिया हो और आप उस पर पुख्ता यकीन रखते हो। अब आइए गुफ्तगू के सिलसिले को आगे और बड़ी खबर की तरफ लेके चलते हैं। मैं आपको कुछ बड़ी खबरें आपको देने वाला हूं। सबसे पहली बात कि क्या एक बार फिर एमक्यूएम का गवर्नर लाने की कोशिश की जा रही है, और मैं ये आपसे इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि जरा बिल्कुल ताजा यानी कि कल का डॉक्टर फारूक सत्तार का बयान जरा सुनिए तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सिंध का गवर्नर मुतय्यन किया जाए और मेरे ख्याल में इससे कम पर आगे कोई बात नहीं होगी। डॉक्टर फारूक सत्तार ये कहते हैं कि बिल्कुल कराची सिंध में गवर्नरशिप का हक एमक्यूएम का है और एमक्यूएम को मिलना चाहिए, लेकिन क्या वाकई में एमक्यूएम का गवर्नर आ रहा है और निहाल हाशमी को हटाया जा रहा है? तो मैं आपको पहली बात तो यहां से हम शुरू करते हैं कि आखिर डॉक्टर फारूक सत्तार ने ये बात किसके लिए कही है, और फिर हम दूसरे सवाल का जवाब देते हैं कि निहाल हाशमी क्या कर रहे हैं और क्यों कर ये मामला हुआ है। तो पहली बात ये कि यहां पर फारूक सत्तार साहब से ये पूछा गया था कि क्या कामरान टेसोरी साहब आ रहे हैं दोबारा से सियासत में और कामरान टेसोरी साहब की गवर्नरशिप क्या दोबारा से बहाल होगी, तो उसका जवाब दिया है फारूक सत्तार ने। क्या जवाब दिया है जरा पहले आप ये पूरा जवाब सुनिए, फिर मैं आपको अंदर की कहानी बता रहा हूं। और साबिक गवर्नर कामरान टेसोरी भाई को फिलफौर सिंध का गवर्नर मुतय्यन किया जाए और मेरे ख्याल में इससे कम पर आगे कोई बात नहीं होगी।
डॉक्टर फारूक सत्तार का ताल्लुक कामरान टेसोरी ग्रुप से और कामरान टेसोरी साहब के वो बड़े ही करीबी तस्वुर किए जाते हैं। इस वक्त अगर अवामी सतह पर ये बात देखी जाए तो 3 बड़े ग्रुप सामने आते हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का ग्रुप, मुस्तफा कमाल साहब का पीएसपी ग्रुप और कामरान टेसोरी साहब का ग्रुप। कामरान टेसोरी की इस वक्त आप अगर अवामी मकबूलियत का अंदाजा लगाइए और जो जितने भी पोल्स हुए उसमें अगर आप जेन्युइन पोल्स के हवाले से देखें और अगर आप सोशल मीडिया ट्रेंड्स के हवाले से देखें तो आपको ये लगेगा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल के मुकाबले में शायद कामरान टेसोरी एक बड़ा वजन रखते हैं। लेकिन इस वजन के बावजूद क्योंकि फारूक सत्तार साहब कामरान टेसोरी साहब से एक बड़ी उनसियत रखते हैं तो इसी वजह से उन्होंने ये भी फरमाया कि जनाब हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कामरान टेसोरी साहब गवर्नर बने। लेकिन क्या वाकई में कामरान टेसोरी साहब इस वक्त इस पोजीशन में है और उनके दोस्त और रफ़्का कि जो उन्हें इस हैसियत तक ला सकते हैं और उनकी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो उन्हें इस मकाम तक ला सकती है, तो क्या इस वक्त ये माहौल मौजूद है और क्या उनकी शर्त को मानकर कामरान टेसोरी साहब दोबारा गवर्नर बन सकते हैं या फिर उनके लिए एक नया मनसब तैयार किया जा रहा है? मैं आपको खबर देने वाला हूं, जरा सुनिएगा। सियासत की नई चाल, ताकत अब क्या करेगी, फैसला किसने किया है? सबसे पहली बात यह कि इस वक्त निहाल हाशमी साहब यहां पर गवर्नर के तौर पर मौजूद है, जहां पर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत कर रहे हैं। अपनी पार्टी के कहने पर वो वहीं पर बहुत सारी मुख्तदरा कुव्वतों के अलावा एमक्यूएम की जितने भी आसार गवर्नर हाउस के अंदर मौजूद थे उन सबको एक एक कर कर हटा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि गवर्नर हाउस के अंदर न सिर्फ कामरान टेसोरी साहब के नाम की बल्कि एमक्यूएम के नाम की भी वहां से सफाई हो रही है और ये सफाई गिन गिन कर और चुम चुम कर हो रही है। उनकी तमाम सरगर्मियों पर पहले दिन से ही निहाल हाशमी ने पांव रखा हुआ था और उसके बाद अब तमाम चीजें होना शुरू हो चुकी है। निहाल हाशमी हर मुमकिन कोशिश ये कर रहे हैं कि वो एमक्यूएम की बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करीब रहे और निहाल हाशमी इसी कोशिश में मसरूफ नजर आते हैं। निहाल हाशमी जो कि इस वक्त सिंध के नए गवर्नर थे, अब 2 महीने उनकी गवर्नरशिप को हो चुके हैं, उनमें वो तेजी वो मामला नजर नहीं आते, लेकिन निहाल हाशमी ने हर मुमकिन कोशिश ये की कि वफाक में जो उनकी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात यानी एमक्यूएम मौजूद है उनके साथ वो उस तरीके से इश्तराक नहीं कर रहे। अब तक आपने एमक्यूएम के किसी वफ्द को गवर्नर हाउस के अंदर नहीं देखा होगा, बल्कि अगर आपने गवर्नर हाउस के अंदर देखा होगा तो वजीर आला सिंध को देखा होगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को देखा होगा और उनके साथ की जमातों को देखा होगा। तो निहाल हाशमी को बिल्कुल भी कबूल नहीं है, भले एमक्यूएम ये कहती रहे कि हम तो पहले दिन से मुस्लिम लीग नून के हिमायती हैं, तो वो जाहिर है यहाँ पर ऐसी सूरत हाल मौजूद नहीं है। मगर खबर का उनसे गया निहाल हाशमी ने जहां पर अपने रिलेशंस की बात है वहीं पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त किसी भी तौर पर इन्हें हटाने के लिए यहां पर तैयार नहीं है और ना ही वो यहां पर हटाना चाहती है। इस वक्त कामरान टेसोरी का फिर जब इन्हें हटाना नहीं चाहती तो पहले उन्हें जो कोई भी अगर एमक्यूएम इस ताकत क्या एमक्यूएम ये ताकत रखती है कि वो यहां से मुस्लिम लीग नून यानी अपनी इत्तेहादी जमात को मजबूर कर सके और यहां गवर्नरशिप ला सके, तो ऐसा मामला नहीं है। कामरान टेसोरी साहब अपने रिलेशंस, अपने मामलात की वजह से, अपने ताल्लुकात की वजह से पहले भी सौदे पर आए थे और लगता यूं है कि अब उन्हीं ताल्लुकात की बुनियाद पर उन्हें एक और दूसरा ओहदा मिलने वाला है। मैंने बड़े इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है कि उन्हें एक नया ओहदा मिलने वाला है। अब यह ओहदा गवर्नरशिप नहीं है लेकिन कोई और बड़ा ओहदा जरूर उनके करीब मौजूद है। ये बात मैं आपको एक खबर की बुनियाद पर दे रहा हूं, आपको अगले चंद माह के अंदर ये बात नजर आ जाएगी और मेरी प्रेडिक्शन नहीं बल्कि मेरी खबर बिल्कुल आपको दुरुस्त जगह पर महसूस होगी। आज तक मैंने जो खबरें आपको दी है वो कभी भी जाया नहीं हुई, तो मैं आपको यह खबर दे रहा हूं कि एक बड़े ओहदे के लिए वहां पर लॉबिंग हो चुकी है, वहां पर काम हो चुका है। आइंदा चंद माह के अंदर आपको नजर आएगा। कामरान टेसोरी साहब इस वक्त अपनी वालिदा के इंतकाल के बाद और फिर उनका तमाम ताज़ियत वगैरह के सिलसिले के बाद मुल्क से बाहर है, उन्होंने ईद भी मुल्क से बाहर गुजारी है और आइंदा चंद दिनों के अंदर उनकी आमद मुतवक्के है। अब ये आमद कराची में होगी या इस्लामाबाद में होगी, खबर आप खुद तलाश कर लीजिएगा। मैंने आपको दे दी है कि काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अगली खबर उसके बाद आते हैं, एक और बड़ा अहम मामला और एक और अहम बड़ी खबर की तरफ आपको लेके चलते हैं। मामला यह हुआ है कि जनाबे वाला आफाक अहमद साहब तेजी के साथ न सिर्फ उन तमाम एरियाज के अंदर की जहां पर महाजिर आबादी है वहां पर तेजी के साथ अपने यूनिट्स, अपने जोन्स और अपने साथ साथ तंजीम का निजाम बनाते जा रहे हैं। मैंने आपको सबसे पहले ये इत्तला दी थी कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर में न सिर्फ उन्होंने अपने कराची ऑफिस यानी कराची का ऑफिस पूरा शिफ्ट किया है बल्कि वहीं से उन्होंने तेजी से मुख्तलिफ लोगों से राब्ते शुरू किए हैं। लियाकताबाद के अंदर अब उनके पांव मौजूद हैं और आप उनके निशानात वहां
पर वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। और अब मेरी इत्तलात ये आ रही हैं कि औरंगी टाउन अब एक नया स्टेज बनने वाला है। मगर उससे पहले मैं आपको कुछ बड़ी खबर देने वाला हूं। अब तक के हालात और वाकयात के मुताबिक गुज़िश्ता 2 साल के अंदर अब तक आफाक अहमद साहब को किसी भी जलसे का एनओसी नहीं मिल सका है। यहां तक कि उन्होंने जब कभी भी जलसा करने की कोशिश की और जहां जहां भी उन्होंने जलसा करने के लिए कहा, उन्हें एनओसी देने से इनकार कर दिया गया। और कई शिकार होंगे, आखिर हर रास्ता क्यों बंद किया जा रहा है? और न सिर्फ उन्हें एनओसी देने से इनकार किया गया, बल्कि जब पिछले साल 12 अप्रैल को उन्होंने रैली निकालने की बात कही थी तो दफा 144 का निफाज कर दिया गया था डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, और वो जिस घर में रहते हैं उस गली के अंदर भी दफा 144 का निफाज करके वहां पे लोगों को रोक दिया गया था। और फिर उससे चंद माह पहले जब उन्होंने डंपर के खिलाफ बात कही थी तो भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब मैं आपको जो खबर दे रहा हूं वो जरा बड़े अहम है और बड़ी अहम मामला हैं। कराची शहर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 2 साल के अंदर अपने कई जलसे और अपने प्रोग्राम्स कर चुकी है। एमक्यूएम पाकिस्तान अपने कई प्रोग्राम्स कराची शहर के अंदर, हैदराबाद शहर के अंदर कर चुकी है। यहाँ पर मुख्तलिफ और सियासी जमातें, चाहे जमातें इस्लामी हो या दीगर जमातें हो, उन सबको इजाजत यहाँ पर मिलती रही है। मगर अगर आपके ताल्लुक कहें, अगर पुरानी एमक्यूएम से आप ताल्लुक रखें तो इस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब को यहाँ पर तकरीरें न सिर्फ करने की इजाजत नहीं है, बल्कि इस हवाले से मैं आगे चलकर आपको एक बड़ी खबर देने वाला हूं, जरा सुनते रहिएगा। यहां पर के आफाक अहमद साहब को भी जलसों के एनओसीज नहीं मिल सके। अब सवाल ये बन रहा है कि आफाक अहमद साहब को जलसों के एनओसी क्यों नहीं मिल रहे हैं और वो क्या वजूहात हैं। किस बात पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शायद इस वजह से कि उनके पास वो महाजर कार्ड के तौर पर चलते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब इस वजह से कि क्या उनका झुकाव किसी अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ या किसी और तरफ है, या फिर ये कि वो बहुत सारे लोगों के पसंदीदा इस वक्त नहीं है। सवाल ये हो रहा है बार बार इस शहर के अंदर कि एक बड़ी अक्सरियत होने की वजह बावजूद महाजरों की, उनको अब तक 2 साल के अंदर एनओसीज क्यों नहीं मिले हैं। ये सवाल है, जवाब कौन देगा? अब मैं आपको ये जो सवाल एनओसी का कह रहा हूं ना, इस बात को निशान पे रखिएगा। अगले 4 से 5 दिन आप ठहर जाइए, मैं आपको इस हवाले से एक बड़ी खबर देने वाला हूं। और ये एनओसी का मामला मजीद शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। क्यों इख्तियार करता जा रहा है और किस लिए इख्तियार करता जा रहा है, आप इस खबर को जहन में रखिएगा। आइंदा दिनों के अंदर ये बड़ा मार्के के तौर पर तब्दील होने वाली है। खबर पहले से मैं आपको दे रहा हूं, आपके जहन में हो कि आखिर क्यों एनओसी नहीं दिया जा रहा है और सब खामोश क्यों हैं? इस वक्त उनका किसी तसादुम बराह रास्त किसी भी ग्रुप के साथ नहीं है। कहा जा सकता है कि माजी में उनका उस जमाने की जो एमक्यूएम थी उनके साथ तसादुम था, लेकिन इस वक्त वो कैफियत मौजूद नहीं है, ना ही उनका तसादुम है। तो फिर उन्हें इजाजत क्यों नहीं दी जा रही, ये सवाल आपको ढूंढना है और इसका जवाब मैं आपको दूंगा अगले प्रोग्रामों के अंदर कि जब एक नई एनओसी के लिए उनकी तरफ से बात कही जा रही है, एक नया एनओसी मांगा जा रहा है, लेकिन उन्हें एक बार फिर जलसे की इजाजत दी जाती है या नहीं दी जाती। 2 साल में उन्हें नहीं दी गई है, अब क्या होने वाला है। ये है वो पेशेंट जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है। इसी हवाले से एक बड़ी और खबर मैं आपको दे दूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सबसे ज्यादा सेल आउट करती है, वो कहती है कि हमने हेल्थ के शोबे में, हमने सेहत के शोबे में तहलका मचा कर रखा हुआ है। और इस वक्त सिंध हुकूमत का सेहत का जो शोबा है वो दुनिया भर के अंदर एक मिसाल है। वो जिसकी सबसे ज्यादा मिसाल देते हैं वो देते हैं NICVB की, यानी कि जो कि दिल के अमराज का एक अस्पताल है। इसी दिल के अमराज के अस्पताल के बिल्कुल जस्ट अपोजिट आप देखेंगे, बिल्कुल सामने एक और हिस्सा जो कि किसी जमाने में जिना हॉस्पिटल का हिस्सा कहलाता था, वो था NICVS, यानी कि जिना हॉस्पिटल का वो इलाका, वो वार्ड के जहां पर ज़च्ची होती है, यानी औरतें अपने बच्चों को जन्म देती है। वहां पर यह हुआ है कि बाकायदा एक वीडियो सामने आई है और उसके वॉशरूम के अंदर एक औरत ने बच्चे को जन्म दिया है। जब इमरजेंसी की सूरत हाल में वो औरत उस अस्पताल पहुंचती है तो कोई डॉक्टर उसका चेकअप नहीं करता और उसे 4 घंटे का वक्त दिया जाता है। ये इतनी दर्दनाक वीडियो है कि मैं आपके सामने शेयर नहीं कर सकता। क्या आप ये देखिए कि एक मां कराची शहर के अंदर, और वो दावा कि जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से दावा करती हुई नजर आ रही है, उसके वॉशरूम में बच्चे को जन्म देने देती है और उसे घर वाले कहते हैं कि हम पर ये जुल्म हुआ है।
ये जुल्म और बर्बरियत एक बहुत ही कम मिसाल है। अगर कोई ये बात कहे कि जनाब वाला कम से कम आप यहाँ पर ये सहूलियात तो दें, तो फिर उन पर सवाल उठा दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि आप गद्दार हो चुके हैं, आप सिंध के दुश्मन हो चुके हैं, आप जमहूरियत के दुश्मन हो चुके हैं। मगर सवाल जरूर उठाया जाएगा। आगे चलकर एक और बड़ी अहम खबर आपको मैं दे रहा हूं। 8 जून, क्योंकि बड़ी तब्दीली खामोशी से नहीं आती। कि अल्ताफ हुसैन साहब पर 22 अगस्त 2016 की पाबंदी का जिक्र होता है, मगर अल्ताफ हुसैन की तकरीर पर पाबंदी जो आयत हुई थी वो सितंबर 2015 में हुई थी, जिसे अब 11 साल गुजर चुके हैं। इस हवाले से उनका केस उस जमाने में लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चल रहा था और आसमा जहांगीर उस केस को देख रही थी, मगर बाद में एमक्यूएम 2 हिस्सों में तकसीम हुई, एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन, और पीएसपी का फैक्टर। तो उस केस को कोई नहीं देख रहा था, आसमा जहांगीर साहिबा देख रही थी, मगर बाद में आसमा जहांगीर साहिबा इस दुनिया से चली गई और वो केस वहीं पर रुक गया। उसके बाद कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कभी सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी गई, मगर केस वहीं पर था। पिछले साल इस केस के हवाले से कुछ हल्की सी सरसराहट हुई थी और फिर इसमें तारीख दी गई थी, फिर तारीख दी गई थी, फिर तारीख दी गई थी, और अब एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि 8 जून की इस हवाले से तारीख दी गई है। अब इस तारीख के हवाले से एमक्यूएम लंदन के जो फैक्टर्स हैं वो इस बात को सोच रहे हैं कि क्या आइंदा दिनों के अंदर इस हवाले से कोई बड़ी तब्दीली रूनुमा हो सकती है, और क्या माहौल बदलने का इशारा उस दिन से होगा कि 8 जून को क्या वाकई में इस केस का कोई फैसला सामने आता है, या इसकी समाअत होती है, और इस समाअत के बाद क्या कोई फौरी तारीख दी जाती है या नहीं दी जाती है। अब सबकी नजरें इस बात पर है कि आखिर 8 जून को लाहौर हाई कोर्ट के अंदर क्या होगा। माजी की चीजें और माजी की मिसालें इस बात को वाजे कर रही है कि जनाब वहां से उस तरीके की उन्हें सपोर्ट नहीं मिल सकी, और खास तौर पर एमक्यूएम की तकसीम के बाद और आसमा जहांगीर साहिबा के जाने के बाद। अब 8 तारीख को ये केस किस तरीके से होगा, कौन से वकला देख रहे हैं, ये इतलात कुछ मेरे पास आ रही हैं, लेकिन अभी तक इसकी शक्ल बड़ी सतही सी है। मुझे जब इस हवाले से मजीद में मालूमात इकट्ठी कर लूंगा तो मैं आपके सामने रखूंगा कि क्या होगा। सोशल मीडिया पर इस हवाले से बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि जनाब 8 तारीख को ये होगा या यूं होगा, ऐसा होगा। मैं अभी तक कोई बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि 8 तारीख को समाअत क्या कहा गया है। अब ये कहा गया है और उसके बाद फिर ये मामला कहां पहुंचेंगे ना मैं जानता हूं, ना अभी कुछ कह सकता हूं, लेकिन आगे चलकर इस हवाले से वाज़ेह होगा। एक और बड़ी अहम बात हुई है और वो बड़ा अहम मामला हुआ है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 22 रुपए कम की गई है, खासतौर पर पेट्रोल की कीमत, और उसमें लेवी को 10 रुपए कम किया गया है। ऐसा लगता है कि हातिम ताई की कब्र पर लात मारी गई है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आलमी मार्केट के अंदर इस वक्त जो पेट्रोल है वो 112 से 113 रुपए डॉलर फी बैरल तक हो चुका था, जो कि अब 87 डॉलर फी बैरल तक आ चुका है। यानी कि इसकी कीमतों में तकरीबन 30% के करीब इसमें कमी हो चुकी है। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30% के करीब कमी होनी चाहिए थी। यानी कि पेट्रोल जो कि इस वक्त 412 रुपए या 15 रुपए तक था, पहले इसकी कीमत कम करके 402 रुपए की गई और अब इसमें 22 रुपए की कमी की गई है। अगर हम आदादो शुमार के मुताबिक देखें तो ये कमी सिर्फ और सिर्फ 7% के हिसाब से की गई है, जबकि 6 से 7% के हिसाब से की गई है। हमारा ख्याल ये था कि कमी कम अज कम जिस तरीके से आलमी मार्केट के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30% के करीब कमी रूनुमा हुई है, तो पाकिस्तान के अंदर भी ये कीमतों में कमी 30% के करीब होनी चाहिए थी। यानी कि कहने का मकसद ये कि कम अज कम ये कीमत 120 रुपए कम होनी चाहिए थी। यानी कि अगर 400 थी तो इसे कम से कम 280 रुपए तक आना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 22 रुपए कम की गई है। इसीलिए मैंने कहा कि हातिम ताई की कब्र पर लात मारी गई है। आप खुद सोचिए कि 113 डॉलर फी बैरल से वो 87 डॉलर फी बैरल पर आया है, यानी कि उसके अंदर कम से कम आप अंदाजा कीजिए ये 30 डॉलर के करीब कमी रोनुमा हुई है। तो 30 डॉलर का मतलब यह है कि कम से कम पाकिस्तान के अंदर इनकी कीमतों के अंदर 30% के करीब कमी होनी चाहिए थी, मगर ये नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम लेवी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर पेट्रोलियम की कीमतें बहुत ज्यादा है। पेट्रोलियम लेवी सिर्फ 10 रुपए कम की गई है। मेरा ख्याल यह था कि पेट्रोलियम लेवी कम से कम 30 रुपए कम होनी चाहिए थी इस सारी सूरत हाल के अंदर, कि जब जाकर हम उसको फिगर को मैच कर सकते थे। मगर अफसोस क्या है
کہ کیا کہے کہ کیا ہوگا. یہاں پر دوسری طرف ٹرمپ نے اعلان کر دیا ہے کہ آبنائے ہرمز کھل رہی ہے, یعنی کہ تیل کی سپلائی اب براہ راست ہونے والی ہے. تو ایسی صورتوں میں اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوگی. مگر ہم کیا کریں کہ اگر نچوڑنا ہے اس حکومت کو تو ان 25 کروڑ جو لوگ اس ملک کے اندر رہتے ہیں اسے یہ حکومت تیل کا کنواں سمجھ کر نچوڑتی ہے. تو نچوڑتے جائیے, نچوڑتی جائیے, نچوڑتے جائیے, مگر ہم ہیں کہ اف تک نہیں کہتے. مگر کہتا ہوں کہ ہر گھر میں دیا بھی جلے اور اناج بھی ہو, نہ ہو اگر کہیں ایسا تو احتجاج بھی ہو. اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیا کرے اور ظلم اور بربریت پر آواز ضرور بلند کیا کریں. آخری خبر میں دیتا چلوں کہ یہ بات کہی گئی ہے وزیر دفاع یعنی کہ خواجہ آصف کی طرف سے کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے سے پہلے نواز شریف نے انہیں آفر کی تھی کہ تمہیں وزیر اعظم بنایا جائے, یعنی کہ خواجہ آصف وزیر اعظم پاکستان ہوتے. لیکن خواجہ آصف کہتے ہیں کہ میں نے انکار کر دیا. اب اس خبر پر تفصیلی گفتگو اپنے اگلے پروگرام کے اندر کریں گے, اور کیوں کریں گے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. ابھی کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, ابھی کے لیے یاد دیجیے اللہ نے کے بعد.